हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दी एक्सेप्शनल एकेडमी। आज के टाइम पर हर जगह जहां देखेंगे, चाहे जिस न्यूज़पेपर में, तो SC ST जो सब कैटेगराइजेशन का न्यूज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट और ट्रेंडिंग बना हुआ है। आज हम लोग ब्रीफली एनालिसिस करेंगे यहाँ पर कि सब कैटेगराइजेशन क्या चीज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट निकल कर आया SC ST सब कैटेगराइजेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन सुनाया SC रिजर्वेशन को लेकर के। आज हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से इसको समझेंगे यहाँ पर कि मुद्दा क्या चीज़ है। आप लोग इसको GS पेपर नंबर 2 इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो रिजर्वेशन को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब कैटेगराइजेशन जो न्यूज़ में है, इसका मीनिंग क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सब कैटेगराइजेशन को हम लोग कह सकते हैं कोटा विद इन कोटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देना। अब आप कहेंगे कि फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं आप, तो अभी आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर बात क्या है। हमारे कंट्री में रिजर्वेशन को आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 में डिफ़ाइन किया गया है कि रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाएगा। रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि कंट्री में कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो सोशली काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड आते हैं, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और सोशल इशू को सही करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि इक्वलिटी समाज में बनी रहे। और उससे क्या होगा कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें सुधार आ जाए, ताकि जो सोशली और इकोनॉमिकली रिच हैं सोसाइटी में, उनके साथ इक्वलिटी मेंटेन हो सके। ओके, रिजर्वेशन सिस्टम का मेन एम यही होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम किस तरह से डिवाइड है इंडिया में। देखिए, हमारे कंट्री में जो रिजर्वेशन है कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया कि SC को 15% रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा, ST कैटेगरी के लोग को 7.5% का बेनिफिट मिलेगा, और EWS को भी दिया गया है 10% का रिजर्वेशन, और OBC कैटेगरी के लोग को 27% का रिजर्वेशन दिया गया है। अभी आप लोग टेंशन ना लीजिए कि सर टॉपिक से थोड़ा आउट हो रहे हैं, तो अभी इसी से रिलेट है सब कैटेगराइजेशन, उसी पर आएंगे। तो अब OBC को 27% दिया गया है, टोटल आता है 59.50 जो हमारे कंट्री में रिजर्वेशन है वो। एक फैक्ट की बात जान लीजिए कि एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, इंदिरा साहनी केस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, लैंडमार्क डिसीजन था कि कंट्री में 50% का जो मार्क है इसके ऊपर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 59.50 का टोटल रिजर्वेशन है, ये ब्रीच कर रही है हमारे जो लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का 50% का, उसके ऊपर रिजर्वेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इंदिरा साहनी के जानते रहिए उसमें क्या वर्डिक्ट निकल कर आया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन क्या निकला था कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है कंट्री में वो एक एम्बिट प्रोआइसीमा मतलब कह सकते हैं कि डिसाइड किया गया था कि 50% का जो मार्क है उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं जानी चाहिए। अब सब कैटेगराइजेशन पर आते हैं। देखिए, SC ST सब कैटेगराइजेशन के पहले OBC में यह केस आ चुका है, सब कैटेगराइजेशन को लेकर के OBC में ऑलरेडी हो चुका है कि जिसमें एक कमेटी बैठी थी 2017 में, रोहिणी कमेटी। इस कमीशन ने क्या बताया, इस कमीशन ने कहा कि हमको OBC में सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है। क्यों ऐसा है ये जान लीजिए। देखिए, OBC में 27% का बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का, ओके, बट मंडल कमीशन ने इस रिजर्वेशन को 2 भाग में बांट दिया। किसमें? क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में। अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या डिसाइड करता है
यह डिसाइड करता है कि रिजर्वेशन एक्चुअल में मिलना किसको चाहिए ओबीसी में। इन्होंने एक एनुअल फाइनेंशियल इनकम को फिक्स कर दिया कि अगर आपका इनकम 8 लाख के ऊपर है तो वो ओबीसी कैटेगरी का पर्सन क्रीमी लेयर में आएगा, और अगर 8 लाख के नीचे उनकी फाइनेंशियल इनकम है, टोटल एनुअल इनकम है उस पर्सन का 8 लाख के नीचे है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। ये किसने डिसाइड किया? ये मंडल कमेटी ने बताया। तो अब जो 8 लाख के ऊपर हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख के नीचे है उनको ही केवल ओबीसी में जो 27% का बेनिफिट है वही उनको मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर वालों को। ओके, ये तो हो गई बात रिजर्वेशन किसको मिलेगा ओबीसी में। अब ओबीसी में ही जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है नॉन क्रीमी लेयर में, ओबीसी में बहुत ही ज़्यादा कास्ट होते हैं, अराउंड 2000 प्लस ओबीसी में पूरे इंडिया भर में कास्ट हैं। तो जो ये रिजर्वेशन मिल रहा है नॉन क्रीमी लेयर वालों को 27% का, इसमें होता है कुछ जो डोमिनेंट कास्ट वाले हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था। इस निर्णय के पहले जब ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होने के पहले क्या हुआ था कि कुछ ऐसे जो डोमिनेंट क्लास के लोग थे उनको 27% का बेनिफिट ज़्यादा मिलता था, और बाकी अदर को ऐसे ही छूट जाते थे वो लोग, उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिल पाती थी। तो सब कैटेगराइजेशन का आने का मतलब यही है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेना कि जैसे ये देखिए कि ओबीसी कैटेगरी हो गई, 4 कास्ट हो गए A B C D। ओके, तो होता क्या था सब कैटेगराइजेशन आने के पहले कि A कैटेगरी और B कैटेगरी ये डोमिनेंट रखते हैं ओबीसी में, मतलब इनकी कास्ट के लोग कुछ ज़्यादा थे, और C और D ये थोड़ा कम थे। तो होता क्या था कि जो 27% का रिजर्वेशन है ये डोमिनेंट क्लास के लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, तो ये लोग ज़्यादा रिजर्वेशन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे, मतलब वो ज़्यादा बेनिफिट ले लेते थे 27% का, और इनको नहीं मिल पाता था। तो ये क्या हो गए, ये तो सोशली रिच हो गए, सोशली इकोनॉमिकली जो बोलना चाहें, और ये उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वैसे पुअर के पुअर बने रहे। तो 2017 में केस आया, रोहिणी कमीशन कमेटी बैठी, तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, सब कैटेगराइजेशन इन ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए अब ये लोग जो A और B के लोग हैं ये तो सोशली रिच हो चुके हैं, इनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसको है, C और D वालों को। तो जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसमें से मान के चलिए 18% या 19% अराउंड दे दिया गया C और D वालों को, और बाकी जो बचा उनको मिलेगा किसको, इसमें बांट दिया जाएगा A और B वाले कास्ट के लोगों को। ओके, ये होता है सब कैटेगराइजेशन, मतलब कि जो उस कैटेगरी के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड करना, ये होता है सब कैटेगराइजेशन। अब इक्वल बेनिफिट मतलब यहाँ बेनिफिट का मतलब हो गया रिजर्वेशन। ओके, तो यही सेम टू सेम जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया SC ST को लेकर सब कैटेगराइजेशन, वही पूरा का पूरा यही सेम प्रोसेस है कि उसमें भी ऐसे ही कुछ कास्ट के लोग थे जो डोमिनेंट रखते थे और उनको ज़रूरत नहीं था रिजर्वेशन का, तब भी वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी जब डिसीजन आया तो उसमें उन्होंने यही बोला कि भाई आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसकी क्यों ले रहे हैं बेनिफिट, तो जिसको ज़रूरत है आपके कैटेगरी में उनको लेने दीजिए। तो यही SC और ST सब कैटेगराइजेशन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया। अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर और बताऊं, एक 2018 का
मुद्दा था ओबीसी को लेकर के। इसमें एक कमीशन बैठी और उन्होंने कुछ डाटा एनालाइज किया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी 1.3 लाख, जो मतलब कि पोस्ट की जॉब थी। जो 1.3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब कर रहे थे लोग, ओबीसी कैटेगरी के लोग, उसमें से जो 97% जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब कर रहे थे, 97% पॉपुलेशन इस ओबीसी में केवल 37% ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग थे। मतलब पूरी पोस्ट 1.3 लाख जो है वो ओबीसी कैटेगरी की है, लेकिन इस 1.3 लाख में 97% ऐसे कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, जो टोटल ओबीसी का 37% लोग थे। और बाकी कौन थे? बाकी जो 3% लोग थे जॉब करने वाले ओबीसी के, ये जो अदर बैकवर्ड क्लास के थे वो लोग थे। ये डोमिनेंट क्लास रखने वाले ओबीसी के लोग थे, और ये 3% जो बच रहे हैं वो अदर लोग थे। अब जान लीजिए क्या हाल था ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन आने के पहले। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में रोनी कमेटी बैठाई और उसके बाद ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन कर दिया कि जिसको भाई ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन का, वो क्यों उसका बेनिफिट उठा रहा है। जो बैकवर्ड है ओबीसी में, जो डोमिनेंट नहीं रख रहे हैं, उनको लेने दीजिए बेनिफिट। तो इसमें क्या हुआ फिर ये वर्डिट के बाद कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा पूरे कास्ट में। अलग अलग जो कास्ट हैं सभी को इक्वल बेसिस पर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने लगा। अब यही पूरा मामला जो अभी एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन को लेकर के है, पूरा यही चीज़ है। बस ओबीसी की जगह क्या है, एससी और एसटी। एससी को कितना रिजर्वेशन मिलता है? 15%। तो उस हिसाब से उनको डिवाइड किया जाएगा। अब जान लेते हैं हिस्ट्री क्या है। जो ये सब कैटेगराइजेशन एससी और एसटी की, ये हिस्ट्री आखिर आया कहाँ से, ये विवाद जो डिस्प्यूट है वो बना कैसे? देखिए 2004 में एक केस आई थी, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया था। किसको लेकर? एससी कैटेगरी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये एससी सब कैटेगराइजेशन है, मैं इसको अलाउ नहीं करता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन अलाउ करने से मना कर दिया। और इसमें कुल कितने जज बैठे थे? 5 जजों की बेंच बैठी थी। और जो अभी न्यूज़ में है एससी एसटी कैटेगराइजेशन की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अब जब 5 जज बैठे थे, आप लोग जानते ही होंगे जब किसी लैंडमार्क डिसीजन को अमेंड करना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो पहले से जो उसकी लैंडमार्क डिसीजन है उससे ज़्यादा बेंच के जज, उससे ज़्यादा जज बैठेंगे उस बेंच में। ओके, तो इसमें 5 जज की बेंच थी, तो जो अब डिसीजन आया उसमें 7 जजों की बेंच थी। देखिए 2024 केस ओवर रूल बाय 7 जज बेंच, और जिसमें 6 और 1 का रेशियो आया था। ओके, एक ऐसे हमारे जस्टिस थे जो इनके अगेंस्ट में थे, और वो कौन थे? वो हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। अब इन्होंने इसके अगेंस्ट में क्यों वोट किया? इनका ये कहना था जो आर्टिकल 341 एससी को लेकर के बात करती है, वो कहती है कि जो पावर है एससी कैटेगरी को लेकर के कि किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। वो प्रेसिडेंट के पास होता है कि उस लिस्ट में किस कास्ट को लोग को एससी में रखना है, एसटी में रखना है। बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट उस पावर को किसको दे दिया? उसको दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। अलग अलग अपने स्टेट के लोग जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि हमको किसको एससी में रखना है, किसको एसटी में रखना है, किसको निकालना है। इस कारण से जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया। तो 2004 में जो ये लैंडमार्क डिसीजन आया, तो 2004 में ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि एससी में सब कैटेगराइजेशन नहीं होगा।
बट एक उससे पुराना केस चलता आ रहा था। 1975 का पंजाब का एक स्टोरी है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को अपने स्टेट में 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी के लोग थे वाल्मीकि एंड मजहबी सिख के लोग, और जो दूसरी कैटेगरी थी बाकी अदर जो एससी कैटेगरी के लोग आते हैं, एससी कास्ट के लोग आते हैं, वो लोग थे। अब जो वाल्मीकि एंड मजहबी सिख के लोग थे ये डोमिनेट रखते थे रिजर्वेशन लेने के लिए, ये रिजर्वेशन का ज़्यादा बेनिफिट उठाते थे, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचता था तो वो अदर जितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनको मिलता था। तो वही केस जब 2004 में पहुंची तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया था 2004 के केस में कि भाई ऐसा नहीं होगा, किसी एक डोमिनेंट क्लास को कहिए कि रिजर्वेशन का ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो ऐसा नहीं है। तो मजबूरन इस समय जो सुप्रीम कोर्ट को 2024 में जो ये 1975 पंजाब वाला केस था, इसके लिए अपने डिसीजन को 2004 वाले डिसीजन को बदलना पड़ा और इनको अलाउ करना पड़ा एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन को लेकर के, कि जो डोमिनेंट क्लास के लोग रख रहे हैं उस कैटेगरी में तो उन्हीं को केवल ज़्यादा बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं है। अब कहेंगे कि स्टेट को क्यों पावर नहीं दिया गया, इसीलिए नहीं पावर दिया गया। जिस दिन स्टेट को ये पावर रिजर्वेशन का दे दिया जाएगा ना, तो अपने कास्ट के जो पॉलिटिक्स है वो इतनी बेकार है कि जो उनके कास्ट के लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट देने का कोशिश करेंगे। ओके, और यही होता है सब कैटेगराइजेशन के पहले क्यों जो डोमिनेंट क्लास रखते थे उनको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता था। ये सब पॉलिटिक्स का खेल है। ओके, इसमें जिसकी सरकार बनती थी वो अपने लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट यही सब ख़त्म करके एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन लेकर आई। होप आप लोग सब कैटेगराइजेशन क्या चीज़ होती है उसको समझ गए होंगे। रिजर्वेशन किस तरह से डिवाइड किया गया है भारत में, इंडिया में। एससी के लिए 15%, एसटी का 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10% और ओबीसी का 27%। ओबीसी में किसको बेनिफिट मिलेगा हमने इसके बारे में भी बात किया। देखिए ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है ये अमेंडमेंट करके आया था पार्लियामेंट में, जो अमेंडमेंट संख्या था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद 10% का जो सिस्टम है ईडब्ल्यूएस में जनरल क्लास के लोग को जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको रिजर्वेशन बेनिफिट दिया जाएगा। 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे उसमें ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया। ओके, उसके बाद हमने बात किया कि सब कैटेगराइजेशन किस तरह से होता है, और हमने एग्जाम्पल से इसको पूरे अच्छे से समझा कि सब कैटेगराइजेशन होता क्या चीज़ है। ओबीसी की बात किया, उसके बाद हिस्ट्री क्या है एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन को लेकर के इसको बात किया। सुप्रीम कोर्ट का पुराना डिसीजन अब आज का डिसीजन क्या है ये इसके बारे में हम लोग ने बात किया। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक हैव नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।